जय हिंद जय जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महतो एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10th एग्ज़ाम के N1 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 के टर्म 1 एग्ज़ाम जो कि MCQ टाइप था, इसके जो है गणित का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें टोटल समय जो है 1.5 घंटा दिया गया था और उसके बाद टोटल क्वेश्चन जो है 40 थे और एक मार्क्स के थे, यानी फुल मार्क्स जो है 40 था। और उसके बाद ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है, इसलिए ये आपके आने वाले झारखंड बोर्ड के क्लास 10 एग्ज़ाम, झारखंड बोर्ड की क्लास 10th एग्ज़ाम और झारखंड पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम के लिए अति इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है 120 का अभाज्य गुणनखंड है। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। इस प्रकार से 120 ये भाग लगेगा 2 बार में 60 से, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 30, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 15 दूनी 30 और फिर 3 बार में लगाएंगे तो ये जाएगा 3 पचे 15। यानी कि 120 को क्या लिख सकते हैं, 3 ठो 2, इसको गुना करेंगे 2 गुने 2, उसके बाद गुने में 3 और गुने में 5। तो यहाँ पर 3 ठो 2 है, तो यहाँ पर देखिए 3 ठो 2 है और उसके बाद 1 3 और 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है अभाज्य गुणनखंड इतना का मान है। तो यह अभाज्य गुणनखंड पहले से दिया गया है, तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबको गुना कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 24 दिया 72, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 और 20 का एचसीएफ क्या है। तो आइए इसको गुणनखंड विधि से कैलकुलेट करते हैं। तो 6 का गुणनखंड निकालेंगे इस प्रकार से, तो ये 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3। अब 20 को करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, यानी 20 बराबर हो जाएगा 2 गुने 5। अब इसमें क्या है, इसका गुणनखंड, ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कौन सा फैक्टर यानी गुणनखंड कॉमन है। तो इसमें देखिए 1 2 है और इसमें भी 1 2 है और बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, यानी कि इसमें क्या है, हाईएस्ट 2 ही कॉमन है। तो सिर्फ इसका जो है फैक्टर हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ हो जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। तो हम लोग जो है m एक पूर्णांक है, अब इसके किस रूप के लिए जो है एक विषम संख्या हमको प्राप्त हो सकता है। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब कैसे होगा ये देख लेते हैं। तो देखिए ये दिया गया है 2m+1 दिया गया है। अगर हम लोग m को कोई भी संख्या लेते हैं, या विषम या सम कोई भी संख्या ले लेंगे और अगर 2 से गुना करेंगे तो हमको क्या आएगा, हमेशा जो है सम संख्या आएगा, ठीक है। m को कोई भी संख्या लेंगे सम या विषम और 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, सम ही संख्या आएगा। और सम संख्या में लास्ट में क्या करना है, 1 से जोड़ दिया जा रहा है, तो हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर यहीं हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे तो 1 में m दिया है, ठीक है। अब m की जगह अगर हम लोग सम संख्या रखेंगे तो सम हो जाएगा, तो ये फिर गलत हो गया, क्योंकि हमको क्या चाहिए, विषम संख्या प्राप्त होना है। अब उसके बाद 2m, तो m की जगह फिर यहाँ पर अगर सम या विषम कुछ भी रखेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, सम संख्या, तो ये भी नहीं होगा। 3 वाला देखते हैं, तो m से 1 जोड़ना है, यानी सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा, लेकिन विषम संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सम, तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है y = px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है। तो इसके लिए जो है एक ट्रिक होता है, वो आपके 10th के मैथ के बुक में दिया गया होगा। और ये ट्रिक है कि y = px का ग्राफ जो है ये x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक बिंदु पे टच कर रहा है, ये दूसरी बिंदु और ये तीसरा बिंदु, 3 बिंदु पर टच कर रहा है। तो इसका जो शून्यकों का संख्या है वो आपका 3 हो जाएगा। यहीं पर अगर ये जो ग्राफ है ये इधर से जाता और x एक्सिस को टच नहीं करता तो शून्यकों की संख्या क्या होती, 0। और अगर 2 बिंदु पर टच करती तो 2 होता, 1 बिंदु पर टच करता तो 1 होता, लेकिन यहाँ पर जो है 3 बिंदु पर टच कर रहा है ये ग्राफ x एक्सिस को, तो यहाँ पर जो है इसका शून्यकों का संख्या 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बहुपद x² - 3 का शून्यक है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो x² - 3 दिया गया है, x² - 3, तो ये क्या हो जाएगा, =0। शून्यक निकालने के लिए =0 करेंगे। अब उसके बाद इसको जो है x² लिख सकते हैं और इसको जो है -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √3 गुने 3 होगा और ये किसके बराबर होगा, =3 के बराबर होगा। और यहाँ -3 दिया गया है और यहाँ पर भी -3 दिया गया है। अब ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब जब देखिए ये क्या है, a² - b² का फॉर्मेट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, a - b और a + b हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x - √3 और एक ठो क्या लिख सकते हैं, x + √3। अब ये किसके इक्वल टू होगा, 0 के, ठीक है, ये इक्वल टू 0 के होगा।
अब यहाँ पर x माइनस 3 को एक बार 0 से इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 आएगा हमको x का वैल्यू, और एक बार x प्लस √3 को इक्वेट करेंगे 0 से तो हमको क्या देगा, x का वैल्यू -3 देगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, -√3 और प्लस √3। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो आइए जो है हम लोग द्विघात बहुपद को कैलकुलेट करते हैं। तो द्विघात बहुपद जो है ax² + bx + c = 0 के रूप में होता है। यहाँ पर x² और x तो रहेगा ही, a, b और c का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग जो है योग और गुणनफल दिया है शून्यक का, तो शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, ये फॉर्मूला होता है, और ये दिया है -3। अगर इसको बट्टे में 1 लिख देंगे तो अब देखिए b का वैल्यू कितना आया, -b = है -3, तो ये कट जाएगा, तो b = कितना हो जाएगा 3, a = 1 हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, ये फॉर्मूला होता है, और ये दिया है 2। अब यहाँ बट्टे में 1 लिखेंगे तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब देखिए दोनों जगह a का वैल्यू 1 है, यानी ये कथन जो है सत्य है। अब हम लोग a, b, c का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो a कितना है 1, तो 1 को जब x से स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस b कितना है 3 है, तो 3x प्लस c कितना है, c दिया है 2, तो +2 = 0। तो x² + 3x + 2 कहाँ दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x² + 3x + 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू है c1/c2 के, तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का कितना हल होगा। तो यहाँ पर देखिए a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, समांतर रेखा होगी, यानी कि ये एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद या नहीं काटेगी, तो इसीलिए इसका जो है कोई हल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 है, रैखिक समीकरण युग्म 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4 का हल है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं और विलोपन विधि से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वही सबसे आसान विधि है। अब इसमें जो है पहला समीकरण में y माइनस में है और दूसरे में प्लस में है, तो इसको जो है बराबर करके जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, फिर x का मान निकलेगा और x का मान पुट करके हम लोग जो है y का मान निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पहले समीकरण में 2 से गुना कर देते हैं और दूसरे वाले को 1 से। अब जो है इसको जब 2 से गुना करेंगे पहले समीकरण को, तो ये हो जाएगा 4x - 2y = 10, और उसके बाद दूसरा समीकरण को 1 से गुना करेंगे तो वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद इसको जोड़ देंगे तो y कट जाएगा, 2y, उसके बाद 4x और ये 3x, तो ये हो जाएगा 7x, और ये 10 4 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 कट जाएगा, x = 2 निकल गया। अब x का वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 माइनस y = 5। अब माइनस y = हो जाएगा 5 और 2 दूनी 4, इधर हो जाएगा प्लस में तो इधर आके माइनस में, तो माइनस y = हो जाएगा 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो y = कितना हो जाएगा -1, तो y = -1 और x = कितना आ रहा है 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 है, समीकरण युग्म 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7 की कितने हल होंगे। तो आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसके लिए जो है इसका अचरों का अनुपात निकालना होगा। तो पहले जो है a1/a2 निकालते हैं, तो ये कितना होगा, तो a1 जो है वो 3 है और a2 2 है, तो ये हो जाएगा 3/2। उसके बाद b1/b2, तो b1 कितना दिया गया है 2 दिया गया है, और b2 जो है वो -3 है, तो -3। अब देखिए a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका जो है केवल एक हल होगा, क्योंकि ये दोनों जो है प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, इसलिए इसका केवल जो है एक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, समीकरण युग्म दिया गया है, इसके अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या है। तो आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अद्वितीय हल होने के लिए जो है इसके अचर का अनुपात a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो a1/a2 कितना दिया है, ये a1 है 2 और a2 भी 2 है, तो 2/2 यानी 1 हो गया। अब उसके बाद जो है b1/b2, तो b1 है 1 और b2 है -k, तो -k हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए
अगर जो है A1 बटे A2 1 आया है तो B1 बटे B2 का अनुपात 1 नहीं आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कौन सा वैल्यू पुट करेंगे K की जगह पर कि ये 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तब अगर हम लोग -1 रख के देखते हैं तब ये देखिए ये -1 और यहाँ पर जो है पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, यानी कि ये जो है 1 बटे 1 यानी कि ये वैल्यू जो है 1 आ जाएगा। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। अब 2 की ओर बढ़ते हैं तो 2 में देखिए यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो K का मान अगर 1 लेंगे, K का मान अगर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। ये -1 हो जाएगा K का मान अगर 1 लेंगे तो, ठीक। तो 1 बटे -1 यानी ये वैल्यू -1 आएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है क्योंकि 1 -1 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है। अब 3 की ओर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये पहले से जो है 1 बटे -K है, -K की जगह अगर -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 1 बटे में 2 हो जाएगा। और ये वाला वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि A1 बटे A2 1 आया था और ये B1 बटे B2 के बराबर नहीं है, तो ये भी हो सकता है। अब उसके बाद 4 वाला देखते हैं तो इसमें जो है 1 है और बटे में -K, यानी K की जगह पर 2 ले लेंगे तो -2, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 केवल नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन अगर यह तो गलत दिया है या फिर K का मान कौन सा नहीं हो सकता है, तब जो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है K का मान क्या है, तो ये तीनों ऑप्शन हो सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि रेखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं क्या होगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछा जा रहा है, तो इसको आइए बारीकी से समझते हैं। तब जो है अगर कोई भी 2 समीकरण दिया गया हो, कोई भी 2 समीकरण दिया गया हो, तब इसका जो है हम लोग अचर का अनुपात निकालेंगे, यानी A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। अगर इसमें जो है अगर तीनों अनुपात अगर बराबर हो तब ये जो है संपाती रेखाएं होगी, संपाती रेखाएं होगी यानी एक दूसरे के ही में आ जाएगी ये दोनों रेखाएं। तब इस प्रकार जो है इसका अनंत हल हो जाएगा, क्योंकि हर जगह ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, संपाती रेखाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है अनेक हल हो जाएगा और ये जो है संगत हो जाएगा। जिसका हल होता है वो रेखाएं संगत रेखाएं कहलाती है। अब अगर यहीं पर अगर ये जो है A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर हो और ये C1 बटे C2 के बराबर नहीं हो, तो ये जो है समांतर रेखाएं हो जाएगी। समांतर रेखाएं इस प्रकार से, और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो इसका जो है कोई हल नहीं निकलेगा, यानी जीरो हल। अब इसका कोई हल नहीं निकलेगा तो ये जो है असंगत रेखाएं हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, समांतर रेखाएं जो है उसका असंगत रेखाएं होती है, ठीक है। अब उसके बाद यहीं पर अगर A1 बटे A2 का अनुपात पहले ही B1 बटे B2 के बराबर नहीं होगा, तब ये जो है प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी, यानी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। और प्रतिच्छेद करती रेखाओं का जो है केवल एक हल होता है, और ये जो है संगत रेखाएं होती है, क्योंकि संगत रेखाओं का कम से कम एक हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर असंगत रेखा युग्म पूछ रहा है तो वो समांतर रेखाएं होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है पूछ रहा है, लेकिन द्विघात समीकरण होने के लिए इसको जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होना होगा, जहाँ पर a का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये चारों इक्वेशन जो दिया गया है ऑप्शन में, लेकिन अगर ये इस रूप में होते हुए a का मान 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये जो है x² वाला टर्म हट जाएगा, तब ये जो है द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। और ये ऑप्शन नंबर 2 में हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये x गुना होगा x² हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x² हो जाएगा और प्लस x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड देखिए ये x प्लस 2 और x माइनस 2 है, यानी कि जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो देखिए दोनों साइड x² है तो ये कट जाएगा, यानी देखिए x² का टर्म जो है वो हट गया है, और क्योंकि इस टर्म को नहीं हटना है x² वाले टर्म को, तो जो है ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 को चेक करके देख सकते हैं, वो द्विघात समीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्विघात समीकरण इतना का विविधकर है। तो विविधकर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो d इक्वल टू हो जाता है b² माइनस 4ac। विविधकर को हम लोग d से डिनोट करते हैं, और वो उसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण में b का मान जो है वो -5 है, तो -5 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और उसके बाद -4ac, तो 4 इंटू a का मान 3 दिया गया है और c का मान जो है वो 2 दिया गया है, तो 3 इंटू 2। अब इसको गुना करेंगे, 4 या 12 दूनी 24, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो गया। तो 25 में 24 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी विविधकर का मान जो है वो 1 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे यदि। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका दो बराबर और वास्तविक मूल होगा तो कब होगा? तब जब जो है इसका विविधकर यानी डी का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका विविधकर यदि 0 के बराबर होगा तब जो है इसका दो बराबर और वास्तविक मूल होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और अगर यदि ये जो है 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तब इसका जो है वास्तविक मूल तो होगा लेकिन दोनों असमान मूल होगा। लेकिन अगर ये छोटा हो जाएगा 0 से डी का मान, तब जो है इसका कोई भी मूल जो है नहीं होगा वास्तविक, इसका वास्तविक मूल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो आइए जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोग को d का जो है मान कैलकुलेट करना होगा। d यानी कि विविधकर, और विविधकर का मान जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। तो बी स्क्वायर यानी b का मान यहाँ पर -5 है, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 है और c का मान 3 है, 2 गुने 3, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और ये 4 दूनी 8 तिया 24, तो 25 में 24 घटाएंगे तो 1 आएगा। और विविधकार का मान जो है वो 0 से बड़ा है, 1 आ रहा है यानी 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होने पर मूल वास्तविक होता है और असमान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। तो मूल समान होने के लिए द्विघात समीकरण का विविधकर d का मान जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, और d का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होगा 0 के बराबर। b का मान जो है द्विघात समीकरण में k दिया है तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान जो है वो 2 है और c का मान 3 है, 2 इंटू 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 इक्वल टू 0, ठीक है, 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए हमको k का मान निकालना है तो k स्क्वायर को एक साइड रखेंगे तो ये k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये 24 है इधर माइनस में, इक्वल टू क्यों साइड जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। अब हमको चाहिए k का मान, तो इस स्क्वायर को यहाँ हटाएंगे और तो इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, k इक्वल टू रूट अंडर 24 हो गया, तो रूट अंडर 24 यानी कितना होगा? रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 हो गया। अब इसमें जो है युग्म बनाएंगे तो 2 2 का एक जोड़ा बना, यानी एक 2 बाहर निकलेगा और जो है 2 और एक 3 छूट जा रहा है तो ये रूट अंडर में ही रहेगा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, तो रूट रूट अंडर 6 जो है k का मान हो जाएगा। तो इसका मान जो है ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 है द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल है। तो आइए इसको गुणनखंड विधि से कैलकुलेट करते हैं। तो a का मान दिया है 6 और c का मान 2, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करना है ताकि इसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला का मान निकल जाए, ठीक है। तो 4 तिया 12 करेंगे और यहाँ अगर -4 देंगे और ये +3, अब इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा? -1, तो ये बीच वाला जो है अचर -1 आ जाएगा। तब आइए इसको हम लोग जो है तोड़ के देखते हैं। तो 6x स्क्वायर यहाँ -4x और यहाँ +3x, ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो -x आएगा, -2 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x कॉमन ले सकते हैं ये दोनों में, ठीक है, ये दोनों में 2x कॉमन ले सकते हैं। फिर यहाँ से जो है एक बच जाएगा 3 और एक x बच जाएगा -2 बच जाएगा। अब यहाँ पर भी 3x -2 ले लेते हैं तो यहाँ +1 लेना होगा, ठीक। अब उसके बाद इक्वल टू 0, तो एक गुणनखंड हो जाएगा 2x + 1 और एक 3x - 2 इक्वल टू 0। अब अगर ये दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, ये दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा वही मूल या फिर शून्यक है। तो आइए इसको इक्वेट करते हैं, 2x + 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 2x इक्वल टू कितना होगा? ये +1 इधर आके -1, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो -1 और ये 2 गुना में इधर आके भाग में, तो x का वैल्यू -1/2 हो जाएगा। अब जो है इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3x - 2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये -2 है, इक्वल टू कैसे आएगा तो +2, तो x का वैल्यू निकालना है तो 3 इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2/3 और एक तो क्या है -1/2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 है AP दिया गया है, इसका सारांतर निकालना है।
तो ये जो है पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा और ये चौथा पद, ठीक है। तो हमको सार्वंतर निकालना है, तो d बराबर होता है दूसरा पद यानी a2 माइनस पहला पद a1। तो ये जो है दूसरा पद कितना दिया है 3 और पहला पद कितना दिया गया है 3, तो ये हो जाएगा 0। अगर हम लोग और एक रूप से निकाल सकते हैं, d बराबर हो जाएगा यहाँ पर मान लीजिए तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो a3 माइनस a2, तब भी जो है ये 0 ही आएगा, 3 माइनस 3 आएगा यानी 0। अगर हम लोग जो है और एक रूप a4 माइनस a3 करके निकालेंगे तो भी ये जो है 0 ही आएगा, क्योंकि a4 का मान 3 है और a3 का मान 3 है, तो 3 माइनस 3 यानी 0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक AP का प्रथम पद दिया है और सार्वंतर दिया है, तो दूसरा पद होगा। तो पहला पद कितना दिया गया है a1 इक्वल टू 10 दिया है और सार्वंतर d इक्वल टू दिया है 10। हमको दूसरा पद चाहिए यानी a2 चाहिए, और a2 बराबर क्या होता है a1 प्लस d होता है। तब हम लोग जो है इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 10 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा a2 यानी दूसरा पद हो जाएगा 20। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और अगर हम लोग चाहें तो और एक रूल होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d करेंगे तो भी ये निकल जाएगा। अब इसमें हमको क्या चाहिए, दूसरा पद, तो n की जगह 2 आएगा और यहाँ पर d हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस और ये 2 माइनस 1 यानी कितना होगा 1 होगा, और 1 को d से गुना करेंगे तो कितना आएगा d ही आएगा, यानी ये हट जाएगा, तो a प्लस d हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से जो है ये शॉर्ट है, ठीक है, ये फॉर्मूला इससे शॉर्ट है और इससे 20 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 20। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक AP में यदि a का मान 7 है, d का मान 3 है और n का मान 8 है, तब an का मान होगा। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a की जगह पर 7 प्लस n की जगह पर 8 माइनस 1, d की जगह पर कितना रखना है 3। अब यहाँ पर 7 प्लस 8 में एक जाएगा तो 7 और ये गुने में 3, तो 7 प्लस 7 दिया 21, तो 21 और 7 कितना होगा 28। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज क्या क्या होंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 4 12, 3 5 15, ये 3 के प्रथम 5 गुणज। इसका योग पूछ रहा है तो सिंपली आप इसको जोड़ देंगे तो 45 आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन यहीं पर अगर 3 का बहुत सारा गुणज दे देता 20 30 और अगर योग पूछता तो दिक्कत होता, तो इसके लिए फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। तो ये जो है पहला पद हो जाएगा और ये अंतिम पद L से डिनोट करेंगे या फिर AN से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये पहला पद A या फिर A1 से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये AP में होगा। AP में इसलिए होगा क्योंकि इसका सार्वंतर जो है बराबर होगा, हर जगह घटाने पर जो है 3 ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है SN फॉर्मूला का यूज करेंगे, सम ऑफ नंबर्स। SN बराबर हो जाएगा n बट्टी में 2 A प्लस L। n कितना है तो 5 गो संख्या है, बट्टे में 2। A का मान कितना दिया है तो ये 3 है और L का मान 15। 15 को 3 से जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 हो जाएगा, तो यहाँ 18। अब इसको भाग लगाएंगे 2 9 18, 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 5 45। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसको फॉर्मूले से जो है उससे भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बिना जोड़े, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 है, सभी विरुद्ध होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सभी विरुद्ध समरूप होते हैं। और ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बुक से लेकर पूछा गया है। जितने भी अभी तक हम लोग क्वेश्चन देखे वो सारे डायरेक्ट बुक से लिया गया है। तो आप लोग जो है बुक को भी देखा कीजिए और उसके आसपास के क्वेश्चन को भी देखा कीजिए, क्योंकि वो भी जो है आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सभी विरुद्ध क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आकृति में डी समांतर दिया है BC के, तो EC का मान होगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्लास 10th की बुक में एक परिमेय है थेल्स परिमेय, और उसमें दिया गया रहता है कि किसी भी त्रिभुज को अगर एक रेखा D दिया है, वो उसके 2 भुजा को प्रतिच्छेद करती है और तीसरे भुजा पर समांतर होती है। यानी D समांतर है BC के और प्रतिच्छेद कर रही है AB और AC को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तब जो है थेल्स परिमेय से होता है कि जिन जिन भुजाओं को वो काट रही है वो समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि वो हो जाता है ED बट्टी में DB इक्वल टू AE बट्टी में EC, ठीक है। जैसा कि ये कैलकुलेट किया गया है, यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया हुआ है। अब उसके बाद देखिए ये ED का मान 1 है और DB का मान कितना दिया है 2, ठीक है। तो 1 बट्टे में 2 और AE का मान 1.5 बट्टे में EC। अगर हम लोग को EC का मान चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, अब
इसी इधर लाएंगे तो इसी को 1 से गुना करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लेक्स गुना करेंगे तो इसी जो है इधर जाएगा गुने में, तो इसी गुने 1 कितना होगा इसी, और जो है ये जाएगा, ये 2 जाएगा इधर भाग से इधर आके गुना में, तो 1.5 गुने 2, तो 15 दूनी 30, और 1 अंक के बाद पॉइंट, तो 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी 3 आएगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 है, आकृति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP जो है वो समरूप है, तो किस समरूपता कसौटी से वो जो है समरूप होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके सिर्फ भुजाओं का मान दिया गया है, ठीक है, और भुजाओं का मान देके ये बोल रहा है कि ये समरूप है, तब यहाँ पर जो है समरूपता कसौटी S लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ भुजा दिया है, भुजा यानी S, ठीक है, भुजा से ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में ये कोण बराबर दिए गए हैं आपस में, तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो चूंकि यहाँ जो है त्रिभुज समरूप होगा किसी भी प्रकार से, तो कोण A बराबर है कोण D के, ठीक है, तो संगत कोण A और D हो जाएगा। अगर त्रिभुज बनाएंगे तो ये A बनेगा और इधर ये त्रिभुज शुरू होगा D से। अब यहाँ पर देखिए कोण B है कोण F के, तो अगर यहाँ B आएगा तो इसका संगत कोण आएगा F, फिर यहाँ कोण C है कोण E के, तो यहाँ अगर C आएगा तो यहाँ इसका संगत कोण हो जाएगा E। तो त्रिभुज क्या क्या समरूप होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DFE के, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो है संगत कोण जो है एक दूसरे का बराबर होना चाहिए। तो A बराबर हो जाएगा D का, B बराबर हो जाएगा F का, और C बराबर हो जाएगा E का, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29 है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जो है अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इनके भुजाओं का जो अनुपात है, ठीक है, वो कितना दिया है 4:9। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल का अनुपात 4×4 = 16 और यह अनुपात हो जाएगा 9×9 = 81। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और ये वाला जो परिमेय है यह आपके 10th के बुक में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर है और एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो शेष भुजा की लंबाई क्या है। तो एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण 13 है और मान लीजिए कि लंब दिया है 12 सेंटीमीटर, तो आधार निकालना है। तो आधार क्या 20 से डिनोट करते हैं। अब देखिए पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर ये बराबर होगा आपके दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे और प्लस ये भुजा जो नहीं दिया है तो b का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस इसका स्क्वायर जो नहीं दिया गया है। अब ये देखिए ये 144 है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसके बाद ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 25, ठीक है, और ये इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, घटा के देख लीजिए। उसके बाद जो है ये b स्क्वायर के बराबर होगा। हमको चाहिए b का वैल्यू, तो स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे तो रूट में हो जाएगा, और 25 का रूट क्या होता है 5, तो इसका राइट आंसर होगा 5। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 31 है, त्रिभुज ABC में AB, AC और BC का मान दिया है, तो कोण B बराबर है। तो फिक्स है कि कोण B 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और कोण B का मान जो है वो 90 डिग्री होता है। अब कैसे, तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा जिसमें B का मान 90 डिग्री होगा, A मान लीजिए यहाँ पर, और ये C। AB कितना दिया है 6√3, AC दिया है 12 और BC कितना दिया है 6। अब अगर हम लोग कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि ये लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6×6 = 36 और ये √3 यानी 6×6 = 36 और ये √3 का स्क्वायर यानी 3। 36 को 3 से गुना करेंगे, 4 18 के 8, हाथ में 8, 1 3 3 और 1 10, 108 हो गया। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो जो है पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर और ये जो है आधार का स्क्वायर, ये दोनों का योग जो है कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 6 14 का 4, हाथ में 1 और ये 10 3 13 और 1 14, यानी इसके बराबर आ रहा है। यानी जो है B का मान क्या होगा 90 डिग्री। और ये क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है और इसका राइट आंसर जो है 90 डिग्री ही होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो एक वृत्त मान लीजिए, अब उसकी जीवा, तो उसकी जीवा क्या होती है, उसके अंदर की, वृत्त के अंदर की एक रेखा जो वृत्त के परिधि को दो बिंदु पे टच करे, ठीक है, ये टच कर रही है तो ये एक जीवा है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो केंद्र से होकर गुजरती है, तो ये केंद्र से होकर गुजरी और इसको हम लोग जो है व्यास भी कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से P की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो एक वृत्त है और उसके बाद वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से P की दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये P बिंदु, और ये स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है और उसके बाद जो है ये केंद्र से ये इसका त्रिज्या हो जाएगा। तो जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर, वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये बन जाएगा कर्ण और ये बन जाएगा आधार और ये लंब। तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में जो लंब का स्क्वायर यानी ये लंब का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस जो है आधार के स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576, तो इसके बराबर होता है। अब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 15 में 6 जाएगा तो 9 और उसके बाद फिर 11 में 7 जाएगा तो 4, तो 49 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप देखते हैं तो L बराबर रूट अंडर 49, ठीक है। तो रूट अंडर 49 यानी कि रूट अंडर 49 कितना होता है 7, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं वो होती है जो वृत्त के परिधि को केवल एक बिंदु पर टच करके पार हो जाए, तो वो उसकी स्पर्श रेखा हो जाती है। और हम लोग वृत्त पे जो है अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35 है, दी गई आकृति में OP बराबर 5 सेंटीमीटर है और PA बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो OA की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए P बिंदु से एक स्पर्श रेखा जा रही है वृत्त पर, ठीक है, PA रेखा है, ये स्पर्श रेखा है और वृत्त की त्रिज्या जो है OA है। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, यानी कि ये क्या हो जाएगा OP क्या हो जाएगा कर्ण। अब हमको OA का वैल्यू चाहिए, तो OA क्या है लंब है, तो लंब का वैल्यू चाहिए, तो ये बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी OP का स्क्वायर और OP का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस जो है आधार का स्क्वायर, आधार क्या है PA है और PA क्या है 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, 25 में 9 घटाएंगे तो 16 और रूट अंडर 16 यानी 4 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 है, केंद्र कोण थीटा और त्रिज्या r वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो किसी भी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे में 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 37 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है। तो ये वृत्त है और इसका त्रिज्यखंड का, ठीक है, और ये थीटा दिया है 60 डिग्री, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिज्यखंड का, तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री पाई r स्क्वायर। तो अब इसका वैल्यू निकालते हैं, तो थीटा कितना है 60 बटे में 360 इंटू पाई का वैल्यू क्या होगा 22 बटे में 7 गुने r स्क्वायर, r कितना है 6 गुने 6, इसको काटेंगे तो 6 छक 36 हो जाएगा, 6 से एक 6 कट जाएगा और 22 छक कितना होता है 132 और उसके बाद बटे में 7, तो 132 बटे में 7 इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 38 है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो एक वृत्त दिया गया है, अब उसके बाद हमको एक चाप की लंबाई निकालना है जो 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है केंद्र पर, इस चाप की लंबाई। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई r, चाप की लंबाई का ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। उसके बाद थीटा 60 डिग्री है बटे में 360 डिग्री गुने 2 पाई 22 बटे 7 हो जाएगा और r हो जाएगा 21, ये 7 दिया 21 कट जाएगा, ये 0 0 6 छक 36, उसके बाद जो है ये 2 दिया 6 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, उसके बाद 22 बच जाएगा, तो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो एक वृत्त है, अब इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पूछ रहा है इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसमें इस लघु वृत्त को घटा देंगे तो जो है
दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना हो जाएगा 7, और स्क्वायर है तो 7 गुने 7, ये 7 7 कट जाएगा और 22 सत्ते तो 154 होता है। अब उसके बाद हमको चाहिए दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लघु वृत्तखंड को घटा देंगे। तो 14 से घटा देंगे तो ये निकलेगा 4 4 0, 5 में एक जाएगा 4, फिर 1, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। तो छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का कोण होगा। तो हम लोग को छतरी को एक सपाट वृत्त मानना है और इसमें 8 ताने हैं, 4 2 6 2 8। अब देखिए इसका जो है 2 क्रमागत तानों के बीच का कोण निकालना है, और 8 तानों के कारण ये जो है 8 भाग में बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितना डिग्री का कोण बनेगा, वृत्त में 360 डिग्री, और टोटल 8 भाग में बांट रहे हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौका 32, 33 34 35 36, या 4 बचेगा, फिर यहाँ 0 है तो 40, फिर 8 बचे 40, इसको भाग लगाएंगे तो 45 डिग्री आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये जो है ख़त्म हो गया है। टोटल 40 क्वेश्चन थे। इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके क्लास 10th के बुक से पूछे गए थे। तो सारे क्वेश्चन जो है अब के आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन जो है झारखंड पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।